नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 30 जनवरी 2019 करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है कि नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट का एक ब्रांच नोएडा में खुल रही है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट सर्किट के डेवलपमेंट की बात हो रही है स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर। उसकी एक ब्रांच को सिक्किम में इनॉग्रेट किया गया है, उसके बारे में देखेंगे। फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ट्रेवल शो के रिजल्ट में इंडिया को टॉप पोजीशन मिली है, ये भी देखेंगे। फिर इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर बन गया है, जापान को पार कर गया है, केवल चाइना के पीछे है। फिर दो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के मेंबर्स ने रिजाइन कर दिया है, क्यों रिजाइन कर दिया है, क्या इशू चल रहा था, उसको भी देखेंगे। फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो पेटिशन फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें क्या चल रहा है उसकी बात करेंगे। फिर पाकिस्तान में पहली हिंदू वुमेन जज बनी है और उसके साथ साथ जो और हिंदूज हैं जिनके अचीवमेंट्स है पाकिस्तान में, उसके बारे में बात करेंगे। फिर एक एक्सपर्ट्स की अभी एक राय आई है, एक आर्टिकल आया, ओपिनियन आया कि इंडिया अब और टाइगर्स को हैंडल नहीं कर सकता है, इसको देखेंगे। फिर नीति आयोग 2.0 क्या है, ये देखेंगे। फिर हज पे जीएसटी को कम कर दिया गया, इसको देखेंगे। ऑर्गेनिक फूड्स को कैसे और साफ बनाया जाएगा, इसको देखेंगे। और वुमेन को अलाउ किया गया है कि वो अंडरग्राउंड माइंस में काम कर सकती हैं। ओपन कास्ट माइंस में वो काम करती थी, अब अंडरग्राउंड माइंस में भी काम कर सकती हैं। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स इसको। देखिए, नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट और नोएडा, एक नया कैंपस खोला गया है नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट का नोएडा में, और इसका इनॉग्रेशन 30 जनवरी 2019 को होगा, यानी आज ही होगा। अब बात यह है कि ये जो नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट है, ये अब तक जनपथ में इसका ऑफिस था, न्यू दिल्ली में ऑपरेट कर रहा था। जब से ये आया है तब से कंट्री में लीडिंग सेंटर रहा है ये ट्रेनिंग और रिसर्च में। किस फील्ड में? आर्ट के फील्ड में, कल्चरल हेरिटेज के फील्ड में। प्लस हायर एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ये मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री देता है, पीएचडी प्रोवाइड करता है हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कंजर्वेशन, म्यूजियोलॉजी में। तो आप समझ सकते हैं कि नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट है तो म्यूजियम से रिलेटेड, तो ऑब्वियस सी बात है आर्ट की हिस्ट्री, कंजर्वेशन, म्यूजियोलॉजी की हिस्ट्री, तो इसमें वो डिग्री प्रदान करता है ये नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट। इसका जो ओरिजिनल नाम है, पूरा नाम है, वो है नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कंजर्वेशन, म्यूजियोलॉजी। रजिस्टर्ड सोसाइटी है ये, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, खासकर सिविल्स के एमसीक्यू में इस तरीके के काफी सवाल फंस जाते हैं। ये किसके अंडर में काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में काम करता है। इसकी सारी फंडिंग मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से आती है। इसको फॉर्म किया गया था 27 जनवरी 1989 को। इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल गया था 28 अप्रैल 1989 को। पीएचडी एमए के कोर्सेज देता है, साथ साथ शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी दे रहा है ये 1990 से। शुरू से ये काम कर रहा है फर्स्ट फ्लोर ऑफ नेशनल म्यूजियम जनपथ न्यू दिल्ली से। अब इसका एक कैंपस नोएडा में भी बन गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी फ्रेंड्स। फिर अभी हुआ ये कि टूरिज्म के जो यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया है जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट सर्किट। और फिर सुनिएगा ध्यान से, रांगपो, रोराथांग, अरितार, फदमचेन, नाथांग, शेराथांग, तोसोंगमो, गैंगटॉक, फोदोंग, मंगान, लाचुंग, युमथान, लाचेन, थांगू, गुरुदोंगमर, बांगन, गैंगटोक, तुमिनलिंगी, सिंगटम। अब अगर आप एक बार भी सिक्किम गए हैं, गैंगटोक गए हैं या उसके आसपास दार्जिलिंग गए हैं, तो आपने इन नामों को सुना होगा फ्रेंड्स, लाचुंग, लाचेन, थांगू, युमथांग, गुरदोंगमर, क्योंकि ये यहाँ की बहुत पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बहुत ही अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। कभी मौका मिले तो जरूर जाइए, बहुत ही सुंदर है। ठीक है, तो इसको देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए था कि ये जो प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया गया है ये सिक्किम में इनॉग्रेट किया गया है फ्रेंड्स। तो कौन सी स्कीम के अंडर इनॉग्रेट किया गया है? स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर इनॉग्रेट किया गया है। ये स्वदेश दर्शन स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की स्कीम है, जिसके थ्रू जो गवर्नमेंट है वो पूरे कंट्री में थीमेटिक सर्किट्स का डेवलपमेंट करेगी एक प्लान और प्रायोरिटाइज्ड मैनर में। थीमेटिक सर्किट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? कि एक थीम पे वो सर्किट्स बनाए जाएंगे और टूरिस्ट फिर उस थीम का पूरी तरीके से देखेंगे, इनहैंस करेंगे अपनी नॉलेज उस थीम के बारे में उस जगह पे घूम के। तो इस थीम में ये भी किया जाएगा स्कीम के अंदर में, स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर में, कि जिन जिन जगहों पे थीमेटिक सर्किट्स बनाए जाएंगे वहां पे क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है, ताकि अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके लोगों को, अच्छी फैसिलिटीज मिल सके लोगों को, और उसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ हो। जब टूरिस्ट उस जगह पे आएंगे वहां पे तो अपने साथ बहुत सारा पैसा लेके आएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वहां के लोकल लोगों पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो इस तरीके की चीजों को भी प्रमोट किया जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम इस चीज से सॉल्व हो जाएगी। तो ये स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में भी हल्की हल्की इंफॉर्मेशन हमने ले ली है। फिर आगे चलते हैं। अभी एक न्यूयॉर्क टाइम्स ट्रेवल शो हुआ है जो कि नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेवल शो है। ये कब से कब तक हुआ था?
25 से 27 जनवरी न्यूयॉर्क यूएसए में हुआ था। ये जो वन लाइनर टाइप की इंफॉर्मेशन है ना बीच में, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि पीसीएस टाइप के एग्जामों में, एसएससी टाइप के एग्जामों में, बैंक पीओ टाइप के एग्जामों में, और जो छोटे मोटे टाइप के एग्जाम है, ठीक है, छोटा मोटा तो नहीं कहना चाहिए, छोटा मोटा विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी आप समझ लीजिए, उनमें इस तरीके की इंफॉर्मेशन बहुत काम आ जाती है। हाँ, यूपीएससी के में इस तरीके के पेपर, ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते नॉर्मली। तो इसमें ये न्यूयॉर्क ट्रेवल टाइम्स शो में बेस्ट इन शो में जो अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला है वो इंडिया को मिला है फ्रेंड्स, तो ये याद रखिएगा। फिर एक और न्यूज आई है फ्रेंड्स कि स्टील प्रोडक्शन की अगर बात करें तो नंबर 1 स्टील प्रोडक्शन में था चाइना, फिर था जापान। अब जापान को पीछे छोड़ दिया है इंडिया ने, और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री बन गया है चाइना के पीछे। लेकिन तब भी चाइना से बहुत पीछे है, इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं फ्रेंड्स कि चाइना 50.3% था 2017 में, और अब 51.3% लगभग हो गया है 2018 में। तो चाइना 2018 में पूरी दुनिया का 51.3% स्टील मैन्युफैक्चर करता है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के हिसाब से। तो आप समझ लीजिए पूरी दुनिया में जितना भी स्टील प्रोड्यूस हो रहा है उसके आधे से ज्यादा तो चाइना अकेले कर रहा है। तो अगर इंडिया नंबर 2 पे पहुंच भी गया है तो भी चाइना से बहुत पीछे है, ठीक है। फिर अभी एक और न्यूज आई है कि इंडिया और चाइना के बीच में एक प्रोटोकॉल साइन हुआ है जिसमें यह बोला गया है कि इंडिया चाइना एक्सपोर्ट करेगा टोबैको लीव्स। अब ये इंफॉर्मेशन इस तरीके की मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूं फ्रेंड्स कि आपके सामने एमसीक्यूज आ सकते हैं इस टाइप के कि कौन सी वो कंट्री है जिसके साथ इंडिया का प्रोटोकॉल हुआ है कि इंडिया वहां पे टोबैको लीव्स एक्सपोर्ट करेगी, तो वो कंट्री कौन सी है? चाइना है। वन लाइनर टाइप की इंफॉर्मेशन अगर आप नोट्स बना रहे हैं अपने करंट के तो उसमें भी लिख लीजिएगा, कहीं ना कहीं ये काम आ सकती है, ये सवाल दिख सकता है, बिल्कुल दिख सकता है। फिर हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन से रिलेटेड एक न्यूज आ रही है। 2 मेंबर्स हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के, पीसी मोहनन और जीवी मीनाक्षी, और यही 2 मेंबर्स अभी थे, और इसमें से जो एक्टिंग चेयरमैन है वो हैं आपके पीसी मोहनन। तो इन्होंने क्या किया कि रिजाइन कर दिया है। देखिए वैसे तो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन में होते हैं 4 मेंबर्स, पर यही 2 थे और इन दोनों ने कर दिया रिजाइन, ठीक है। अब इन दोनों के रेजिग्नेशन की वजह क्या है इसको हम पहले देखते हैं, पर उससे पहले फ्रेंड्स हम लोग नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के बारे में हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन को एक रेजोल्यूशन के थ्रू, रेजोल्यूशन 1 जून 2005 को आया था, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन को सेटअप किया था। ये सेटअप हुआ था जब कैबिनेट ने इसका डिसीजन लिया था, और कैबिनेट ने इसका डिसीजन रंगराजन कमीशन के रिकमेंडेशंस के अनुसार लिया था। यानी रंगराजन कमीशन ने कहा था कि एक नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन बनाना चाहिए, और इसको मानते हुए कैबिनेट ने एक्सेप्ट करके इसको बनाया था। तो ये पूरी तरीके से एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कहीं से भी ये स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, याद रखिए कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स हुआ ये कि इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया 12 जुलाई 2006 को, और इसका मैंडेट क्या था कि आप पॉलिसीज, प्रायोरिटीज और स्टैंडर्ड्स तैयार करेंगे स्टैटिस्टिकल मैटर्स में। इसमें 4 मेंबर्स होंगे, उसके अलावा एक चेयरपर्सन होगा जिसको एक्सपीरियंस होगा और स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगी स्टैटिस्टिकल फील्ड की। तो स्टैटिस्टिक्स के केस में आप कह सकते हो कि इंडिया की सबसे बड़ी बॉडी है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। लेकिन इसमें क्या है फ्रेंड्स कि 4 मेंबर्स होते हैं, लेकिन केवल 2 ही मेंबर्स थे, ठीक है, और उन 2 मेंबर्स ने भी रिजाइन कर दिया। अब सवाल आता है कि उन्होंने रिजाइन क्यों किया। पहली बात तो उनका यह कहना था कि गवर्नमेंट बहुत दिनों से अपॉइंटमेंट कर नहीं रही है, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन खाली पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट सीरियस नहीं है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के मेंबर्स के अपॉइंटमेंट को लेके। दूसरी बात क्या है कि ये एक पब्लिकेशन है, नेशनल सैंपल सर्वे एनएसएसओ एम्प्लॉयमेंट सर्वे 2017-18। ये 5 दिसंबर 2018 को नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन ने अप्रूव कर दी थी, और इनके अप्रूव करने के बाद ये जो सर्वेज होते हैं ये गवर्नमेंट पब्लिश कर देती है, बट गवर्नमेंट ने सर्वे को पब्लिश नहीं किया। तो इस बात पे जो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के जो मेंबर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी किसी भी बात को अगर आपको मानना नहीं है, जो स्टैंडर्ड्स रहे हैं आज तक इसी हिसाब से काम होता आया था कि इस तरीके के सर्वेज को जब नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन अप्रूव कर देता था उसके बाद गवर्नमेंट उनको पब्लिश कर देती थी, पर इस बार गवर्नमेंट ने उसको पब्लिश नहीं किया है। और जब पूछा गया कि भाई इस तरीके के एम्प्लॉयमेंट सर्वे को गवर्नमेंट ने पब्लिश नहीं किया, तो सुनने में ये आ रहा है, कुछ एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि इसमें जो डाटा निकल के आया है, जो फिगर्स, जो रिपोर्ट, जो एनालिसिस, जो स्टैटिस्टिकल फिगर्स निकल के आए हैं, वो शायद गवर्नमेंट के हित में नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट इसको रिलीज नहीं कर रही है, क्योंकि 2019 के इलेक्शन अब ऑलमोस्ट सर पे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ये है कि
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2018 की जो बैक डेटेड सीरीज थी ना पिछले साल की, तो क्या होता है कि जब भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की सीरीज, ये जो जीडीपी की सीरीज को रिलीज किया जाता है ना, तो आप किससे बात करोगे? स्टैटिस्टिकल कमीशन से बात करोगे फ्रेंड्स, क्योंकि उसका काम ही है स्टैटिस्टिक्स को देखना। लेकिन लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने क्या किया कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन से कंसल्ट किया ही नहीं। इस जीडीपी की बैक डेटेड सीरीज को पब्लिश करने से पहले केवल कंसल्टेशन हुआ नीति आयोग से, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन से कोई कंसल्टेशन हुआ ही नहीं। तो इस बात पे भी नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के मेंबर्स के बीच में गुस्सा था कि जो चीज हमसे रिलेटेड है आप उसमें भी हमसे डिस्कशन नहीं कर रहे हो, हमारे मेंबर्स को भी अपॉइंट नहीं कर रहे हो। और ब्रेकिंग पॉइंट वहां पे आ गया जब एनएसएसओ एम्प्लॉयमेंट सर्वे की रिपोर्ट को अप्रूव कर दिया जब नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन ने, तब भी गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं किया। तो इस बात पे मेंबर्स ने बोला है कि जब आपको हमारी जरूरत है ही नहीं, हमारी दी हुई रिकमेंडेशंस की हमारे काम की कोई वैल्यू है ही नहीं, तो हमारा होना की कोई वजह नहीं है। और उन्होंने इस बात पे रिजाइन कर दिया है। ठीक है, अब गवर्नमेंट को इस बात का कितना असर आएगा वो तो अब समय ही बताएगा फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एक इशू चल रहा है। इशू ये चल रहा है फ्रेंड्स कि एक पिटीशन डायल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये बोला जा रहा था कि हजारों की तादाद में केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के सामने, और तब भी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में 4 मेंबर्स की वैकेंसी थी और बहुत टाइम से उनमें अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे थे। ठीक है, फिर जब इसकी सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को बोला कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को फुलफिल करने के लिए ये जो एपेक्स फोरम है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का, इसमें केवल ब्यूरोक्रेट्स क्यों हैं? सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का जो मैंडेट है उसमें यह बोला गया है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में उन मेंबर्स की भी अपॉइंटमेंट हो सकती है जिनको काफी सारा एक्सपीरियंस है अलग अलग फील्ड का। ठीक है, तो जब अलग अलग फील्ड के लोगों की अपॉइंटमेंट हो सकती है आरटीआई 2005 मैंडेट के हिसाब से, तब भी केवल रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ही क्यों अपॉइंट होते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने? ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद को। ठीक है, उस पर पिंकी आनंद जी ने रिप्लाई दिया कि देखिए सर, जब भी ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के मेंबर्स का अपॉइंटमेंट होता है तो बहुत देख समझ के होता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि हम आपके अपॉइंटमेंट पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं, हम बस ये पूछना चाह रहे हैं कि आप सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को क्यों अपॉइंट कर रहे हो, बाकी लोगों को अपॉइंट क्यों नहीं कर रहे हो, बाकी फील्ड के लोगों को सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में आप अपॉइंट क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक इशू है जो अभी न्यूज में चल रहा है, अभी भी इस केस का डिसीजन नहीं आया है, एक फर्दर डेट के लिए बात की सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स, जो इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन में जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और जो उसके मेंबर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगा, तो उनके अपॉइंटमेंट के लिए एक कमिटी होती है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट की, जिसके मेंबर्स होते हैं प्राइम मिनिस्टर, उसका चेयरमैन होता है कमेटी का, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी उसका एक मेंबर होता है, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर कोई एक जिसको प्रधानमंत्री जी ने नॉमिनेट किया है वो भी उस कमेटी का मेंबर होगा। जब भी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर चुन के आते हैं तो उनका टेन्योर होता है 5 साल का, या जब तक वो 65 साल के नहीं हो जाते। ये एक और न्यूज थी फ्रेंड्स। फिर एक अगली न्यूज ये आई है कि पहली हिंदू वुमेन है ये सुमन कुमारी जी, जो पाकिस्तान में एक सिविल जज बनी है, इनको अपॉइंट किया गया है। इससे पहले हिंदू कम्युनिटी के बहुत ही कम लोग हैं जिनके नाम फेमस हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में किसी बहुत बड़ी पोस्ट को देखा है, जैसे फॉर एग्जांपल राणा भगवान दास जी थे। ठीक है, ये चीफ जस्टिस रहे थे पाकिस्तान के 2005 से 2007 के टाइम पीरियड्स में, कुछ कुछ देरी के लिए लगातार नहीं रहे थे। फिर महेश कुमार मलानी पहले ऐसे नॉन मुस्लिम हैं जो कि नेशनल असेंबली में एक जनरल सीट पे चुने गए हैं। फिर एक थारी वुमेन है कृष्ण कुमारी, जो कि पाकिस्तान की सेनेट इलेक्शंस जिन्होंने जीते थे। तो बहुत ही कम नेम है जो बहुत फेमस है फ्रेंड्स। पाकिस्तान में नॉर्मली ये सुनने में नहीं आता है कि कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी का बंदा बहुत ऊपर आया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक्सपर्ट्स की एक रिपोर्ट आई है और एक्सपर्ट्स ने बोला है अब इंडिया ज्यादा टाइगर्स को हैंडल नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए हैबिटाट श्रिंक हो रहा है, हमारा फॉरेस्ट कवर वैसे भी काफ़ी कम हो गया था, उसको काफ़ी हद तक रिकवर किया गया है, टाइगर के हैबिटाट्स को भी रिकवर कर गया है। लेकिन अब ये बोला जा रहा है कि जो इंडिया की कैपेसिटी है ना टाइगर्स को हैंडल करने की, वो ऑलमोस्ट ब्रिंक पे आ चुकी है, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब हम इससे ज़्यादा टाइगर्स को मैनेज करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। तो हम अपनी मैनेजमेंट कैपेसिटी को कम कैसे करें और कैसे उसको लिमिट करें, ये हमारे सामने एक नया चैलेंज आ गया है। अगर आप देखोगे फ्रेंड्स तो इंडिया की जो करंट कैपेसिटी है
टाइगर्स को हैंडल करने की वो लगभग 2500 से 3000 है। अब 2014 का जो सेकेंड स्टॉक टेकिंग एक्सरसाइज हुई थी, उसमें 2014 के जो रिजल्ट्स आए थे उसमें कहा गया था कि 2226 टाइगर्स है इंडिया में। और ये जो 2226 टाइगर्स है ना, पूरी दुनिया का 70% है। यानी आप समझ लीजिए पूरी दुनिया में जितने टाइगर्स हैं उसका 70% तो इंडिया में है। ठीक है, और अब इंडिया में जितने भी टाइगर्स हैं उसका 25 से 35% अपने प्रोटेक्टेड रिजर्व से बाहर रहते हैं। अब इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स हो रही है। देखिए इंडिया की आबादी भी बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से काफी हद तक मैन वाइल्ड का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। कई सारे लोगों को टाइगर्स के थ्रू मरना पड़ता है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि जहां पे वो रह रहे हैं वो चीजें काफी हद तक एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही हैं। यूएसए और रशिया जैसी कंट्रीज में जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, ठीक है, एरिया बहुत ज्यादा है, वहां पे ये आप कह सकते हो कि टाइगर्स को लोकेट करने के लिए बहुत सारी जगह है, पर हमारे पास लिमिटेड जगह है फ्रेंड्स। प्लस हमारी आबादी 140 करोड़ टच कर रही है, तो लोगों को भी आपको कंपनसेट करना है, रहने की जगह देनी है, तो मैन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। फिर टाइगर्स अब अपने प्रोटेक्टेड रिजर्व्स के बाहर आ रहे हैं। ठीक है, अब उनको बचाने के लिए बहुत सारे ट्रांसलोकेशन के एफर्ट्स हो रहे हैं। जैसे रिसेंटली अभी एक एफर्ट हुआ था कि सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओडिशा में ट्रांसफर किया जा रहा था टाइगर्स को, लेकिन उस दौरान एक टाइगर की मृत्यु हो गई। तो अब यह कहा जा रहा है कि हाँ भाई, टाइगर्स की हैंडलिंग कैपेसिटी अब हमारे पास मैक्सिमम हो चुकी है। और जो थर्ड स्टॉक टेकिंग एक्सरसाइज हो रही है इसमें क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं हम देखते हैं। इसको फ्रेंड्स मैंने अपनी कल या परसों की करंट अफेयर्स की वीडियो में भी डिस्कस किया था इस टॉपिक को, तो उसको भी एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा। फिर एक नई चीज सुनने में आ रही है जो कि है नीति आयोग 2.0। ये क्या है ये देखते हैं। अब ये जो नीति आयोग 2.0 है फ्रेंड्स, एक पेपर आया है जिसका टाइटल है टुवर्ड्स इंडियाज न्यू फिस्कल फेडरलिज्म। इस पेपर को किसने लिखा है? फॉर्मर फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन विजय केलकर जी ने इस पेपर को लिखा है। और इस पेपर में उन्होंने बोला है कि एक नया नीति आयोग बनाना जाना चाहिए, जिसको आप बोल सकते हो नीति आयोग 2.0 या फिर नीति आयोग का रिवैम्प्ड वर्जन। और उसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो कैपिटल और रेवेन्यू ग्रांट्स को एलोकेट कर सके स्टेट्स को। यानी काफी हद तक उन्होंने बोला है कि जो अभी प्रेजेंट का नीति आयोग है, जो सिर्फ एक थिंक टैंक बन के रह गया है, जो सिर्फ पॉलिसी पे काम करने के लिए रह गया है, गवर्नमेंट को सजेशंस देने के लिए रह गया है, लेकिन वो रियल में पॉलिसी में कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि जीएसटी आया, तो जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन में उसके पास कोई भी पावर नहीं थी नीति आयोग के पास। तो केलकर जी का बोलना है कि नीति आयोग को रिवैम्प करना चाहिए और उसके पास ऑन ग्राउंड कुछ पावर्स देनी चाहिए, जिसमें फाइनेंशियल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहली बात तो रिवैम्प नीति आयोग को यह पावर देनी चाहिए कि वो डेवलपमेंटल और ट्रांसफॉर्मेशनल कैपिटल्स और रेवेन्यू ग्रांट्स दे सके स्टेट्स को अपने आप से। यानी पैसा दे सके स्टेट्स को, चाहे वो डेवलपमेंट के लिए है, ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल के, रेवेन्यू ग्रांट्स के लिए है, किसी के लिए भी हो। फिर ये बोला जाएगा, इसमें इसका मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स कि अब जैसे फाइनेंस कमीशन में ये बताया जाता है कि भाई स्टेट्स को इतना इतना पैसा देना चाहिए एक सेट फॉर्मूला के हिसाब से, गवर्नमेंट उस हिसाब से पैसा देती है। बट इसका केलकर जी ने ये नहीं बोला है कि नीति आयोग 2.0 के पास ये ताकत होगी कि वो पैसा दे सके स्टेट को सेंट्रल रेवेन्यूज से। नहीं, उसके पास ये ताकत होगी कि हाँ कुछ स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड अगर ट्रांसफॉर्मेशनल कैपिटल देना है, डेवलपमेंटल कैपिटल देना है, रेवेन्यू ग्रांट देनी है, तो वो जरूर दे पाए स्टेट्स को। पर कितना पैसा देना है, एनुअली एक्सपेंडिचर कितना देना है, ये देने की ताकत नीति आयोग के पास नहीं होगी स्टेट्स को। ठीक है, पहले प्लानिंग कमीशन के पास ये ताकत थी, पर नीति आयोग 2.0 के पास ये ताकत नहीं होगी। जो नया नीति आयोग है उसके पास लगभग 1.5 to 2% ऑफ द जीडीपी होगा, जिसके हिसाब से वो सूटेबल ग्रांट्स दे सकता है स्टेट्स को उनके डेवलपमेंटल रीजनल इम्बैलेंसेस को रिजॉल्व करने के लिए। यानी कहा गया है कि नए नीति आयोग को कम से कम 1.5 से 2% ऑफ द जीडीपी का पैसा देना चाहिए, ताकि वो स्टेट्स को अपने इनिशिएटिव पे पैसा दे सके अगर वहां पे कोई रीजनल इम्बैलेंस है या वहां की कोई प्रॉब्लम है। अब आप यहां समझने की कोशिश करिए फ्रेंड्स, जीडीपी का 1.5 से 2% बहुत बड़ा अमाउंट होता है। जीडीपी का 1.5 से 2% किसी एक पर्टिकुलर बॉडी को देना, फिलहाल नीति आयोग के पास इतनी पावर है नहीं, और शायद आगे आने वाले टाइम में नीति आयोग के पास इतनी पावर नहीं आने वाली है। नीति आयोग जब तक ये प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ऐसा लग रहा है कि केवल एक थिंक टैंक ही रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद ये बोला गया है
कि अगर आपको नीति आयोग को और इफेक्टिव करना है काम करने में, तो इस बात को श्योर करना पड़ेगा कि नीति आयोग का जो रिप्रेजेंटेशन हो वो डिसीजन मेकिंग के हाईएस्ट एक्लॉन्स में हो, हाईएस्ट लेवल पे हो। तो इसलिए बोला गया है कि जो वाइस चेयरमैन होगा ना नीति आयोग का, उसको परमानेंट इनवाइटी बनाया जाएगा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इकोनॉमिक्स, फाइनेंस से फील्ड्स और पैसे के फील्ड से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है। और अगर नीति आयोग के वाइस चेयरमैन को अगर आप इसका परमानेंट मेंबर बना देते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप नीति आयोग को बहुत स्ट्रांग कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद नीति आयोग जो नया वाला होगा वो थिंक टैंक तो रहेगा ही रहेगा, उसको आप बहुत सारी एक फाइनेंशियल पावर भी दीजिए ताकि वो मीडियम और लॉन्ग टर्म दोनों में स्ट्रैटेजी बना सके और इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेज को उस तरीके से डिप्लॉय कर सके ताकि लॉन्ग टर्म में इंडिया आगे प्रोग्रेस कर सके हर फील्ड में। तो ये एक पेपर के थ्रू बहुत सारी जो रिकमेंडेशंस थी ये केलकर जी ने दी थी। हालांकि ग्राउंड लेवल पे इनका हो पाना मुश्किल लग रहा है, लेकिन हाँ इस इंफॉर्मेशन को फ्रेंड्स अगर आप यूपीएससी मेंस का पेपर देते हैं या फिर अपने कॉलेज की आप सब्जेक्टिव पेपर्स में कुछ कहते हैं ना एनालिसिस करके कुछ थॉट प्रोसेस लिख रहे हैं, किसी ऐसे में डालना चाह रहे हैं, तो इन पॉइंट्स को आप ऐसे में डाल सकते हो ये बोल के कि विजय केलकर जी ने ये पेपर दिया था और उस पेपर के अंदर उन्होंने ये कहा था। अगर आप ये याद रखिएगा कि जो पेपर का नाम है टुवर्ड्स इंडिया न्यू फिजिकल फेडरलिज्म, ठीक है, ये भी जरूर बता दीजिएगा और केलकर जी का नाम भी बता दीजिएगा कि उन्होंने ये चीज ठीक है रिकमेंड करी थी। ठीक है, इंप्लीमेंट होनी तो मुश्किल है, बट अगर आप ये सब चीजें कर देते हैं तो आपके आंसर को थोड़ा रिफाइनमेंट मिल जाता है। और इसके नोट्स अभी से बनाने शुरू कर दीजिए, ठीक है, शॉर्ट नोट्स। उसके आगे अभी एक डिसीजन लिया सरकार ने कि जीएसटी को जो हज पे जीएसटी लगता है उसको कम किया जाएगा 18 से 5% पे, जिसकी वजह से होगा ये कि जो फ्लाइट्स के थ्रू जो हज पिलग्रिम्स जा रहे हैं ना फ्रेंड्स, उनकी फ्लाइट्स की कॉस्ट बहुत कम हो जाने वाली है, जिससे उनको 113 करोड़ रुपए कम खत्म करने पड़ेंगे इस साल। देखिए जो हज की फ्लाइट्स है उस पर सब्सिडी भले ही सरकार ने खत्म कर दी थी, पर उस पर जीएसटी रिड्यूस करने की वजह से आप कह सकते हो कि हज की करने जो लोग जा रहे हैं उनके जितने पैसे खत्म हो रहे हैं, ठीक है, उस पैसों में उनको काफी बचत होगी क्योंकि उस पर टैक्स बहुत कम पड़ेगा। और ये कहा जा रहा है कि पहली बार हमारी आजादी के बाद ऐसा हो रहा है कि 2340 वुमेन भी इंडिया से हज जा रही हैं विदाउट महरम। विदाउट महरम मतलब ये कि कोई बहुत क्लोज आपके, जैसे आपके हस्बैंड हो गए, आपके फादर हो गए, आपके ब्रदर हो गए, तो कोई बहुत क्लोज जो पर्सन आपको बोला जाएगा उसको महरम बोला जाएगा। तो विदाउट महरम 2019 के हज में 2340 वुमेन भी इंडिया से जा रही हैं हज करने के लिए। फिर एक और दूसरी न्यूज आई है फ्रेंड्स कि पूनम खेत्रपाल सिंह को रीजनल डायरेक्टर फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया का सेकेंड 5 ईयर का टर्म दे दिया गया है। तो इस नाम को आप याद रखिएगा, ये 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं जो कहीं भी पूछे जा सकते हैं। फिर गवर्नमेंट ने बोला है कि हम ऑर्गेनिक फूड को और क्लीन बनाएंगे, और आजकल जो फ्रॉड चल रहा है मार्केट में कि ऑर्गेनिक फूड के नाम पे आप नॉन ऑर्गेनिक फूड्स को बेच के लोगों से ज्यादा पैसा खींच रहे हो, इस प्रैक्टिस को कम करना है। इसीलिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, जो कि हमारे देश का फूड रेगुलेटर है, लास्ट वीक बोला है कि सारे फूड कमिश्नर्स को, ऑथराइज्ड ऑफिसर्स को, सेंट्रल डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स को ये बोला गया है कि जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स आपके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर में काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिक फूड बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, आप इस बात को इंश्योर करिए कि वो सारे ऑर्गेनिक फूड के जो रेगुलेशंस हैं उनको अधेयर कर रहे हों। यानी कि लोग जो कि ज्यादा पैसा देके ऑर्गेनिक फूड खरीदने में इंटरेस्टेड है उनको ठगा ना जाए। और फसाई ने यह भी बोला गया है कि 1 अप्रैल 2019 से ऑर्गेनिक फूड्स पे एक ऑर्गेनिक लोगो इस्तेमाल किया जाएगा जिसका नाम है जैविक भारत। ठीक है, ये जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं इनसे कहा जाएगा कि आपका जो प्रोडक्ट्स हैं वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक फूड्स रेगुलेशन 2017 से कॉम्प्लाई करना चाहिए। साथ साथ एफएसएस एक्ट 2006 के अंदर जितने भी रेगुलेशंस इशू किए गए ना फ्रॉम टाइम टू टाइम, सबसे कॉम्प्लायंस आपका होना चाहिए, आप कहीं पे भी डिविएट नहीं करेंगे। फिर वेब रिटेल वेब पोर्टल्स पे जो फूड बेचा जा रहा है ऑर्गेनिक फूड, उसको भी प्रॉपरली मॉनिटर किया जा रहा है। और साथ साथ वो रिटेलर्स जिसके पास ऑर्गेनिक फूड्स बेचने का लाइसेंस है और उनको अपना लाइसेंस रिन्यू कराना, तो रिन्यू करने के टाइम पे उनके लाइसेंस को एंडोर्स भी किया जाएगा, सरप्राइज चेक्स होंगे। ठीक है, तो बहुत तरीके के कह सकते हो कि आप एक्स्ट्रा चेकिंग, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर को लगा रहे हैं जिससे ऑर्गेनिक फूड्स में जो फेकनेस है, जो लोगों को ठग रहे हैं लोग ऑर्गेनिक फूड्स के नाम पे, वो बंद हो सके। ठीक है,
तो ये चीज़ बोली गई है। अच्छा देखिए, ऑर्गेनिक फूड मार्केट की अगर आप बात करोगे इंडिया में, तो कहा जा रहा है कि अभी ये मार्केट लगभग 4,000 करोड़ रुपए का है। 2020 तक 10,000 से 12,000 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा। अगर सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो 2017 रेगुलेशंस के हिसाब से दो सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशंस हैं। इनके इंट्रिकेट डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा फ्रेंड्स, क्योंकि इनके इंट्रिकेट डिटेल्स मैंने अपनी पहले की वीडियोस में डिस्कस किए हैं और आपको आराम से बाहर मिल जाएंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा, दो सिस्टम ऑफ इंस्पेक्शंस में बता रहा हूं यहां पे। पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम, जो कि इंप्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, और नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, जो कि इंप्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो दो हैं, पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम पीजीएस, और दूसरा एनपीओपी, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। पीजीएस को कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। एनपीओपी को कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हालांकि इन दो सर्टिफिकेशन सिस्टम्स में क्या फर्क है, इसको आप जाके एक बार सर्च मारिए, थोड़ा सा आपकी नॉलेज और रिफाइन होगी। ठीक है, उसके आगे फ्रेंड्स अभी एक न्यूज आई है जिसमें सरकार ने वुमेन को अलाउ कर दिया है कि वो क्लोज्ड अंडरग्राउंड माइंस में भी काम कर सकती हैं। ओपन पिट माइनिंग में तो उनके पास पहले परमिशन थी, उनके जो टाइम शिफ्ट थी उस पर रिस्ट्रिक्शंस थी, हालांकि अब वो रिस्ट्रिक्शंस भी हटा दी गई हैं। तो लेबर मिनिस्ट्री ने अभी अभी ये बोला गया है कि रूल्स को अमेंड करेंगे और वुमेन्स को परमिशन दी जाएगी कि वो अंडरग्राउंड कोल माइंस में दिन के टाइम पे काम कर सकती हैं, और ओपन कास्ट माइंस में वो किसी भी समय काम कर सकती, दिन के टाइम पे भी रात के टाइम पे भी। ऐसा इसलिए करा गया है फ्रेंड्स, ताकि जेंडर इक्वालिटी हो और वुमेन्स को और वर्किंग अपॉर्चुनिटीज मिले, खासकर रूरल एरियाज में, और उन वुमेन्स के लिए जिनके पास पढ़ाई लिखाई जिन्होंने नहीं की है, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो इस तरीके के काम ही कर सकती हैं, और इस तरीके के काम के लिए परमिशन लगती है। तो पहले अंडरग्राउंड माइंस में काम करने की वुमेन को परमिशन थी ही नहीं, अब अंडरग्राउंड माइंस में काम करने के लिए वुमेन को परमिशन दे दी गई, लेकिन केवल दिन के टाइम पे दी गई है। साथ साथ ओपन कास्ट माइनिंग होती है, जो ओपन पिट माइनिंग होती है, उसमें वुमेन के पास पहले परमिशन थी, पर केवल दिन में काम करने की परमिशन थी। अब यह बोला गया है कि ओपन कास्ट या पिट माइनिंग में वुमेन्स राउंड द क्लॉक काम कर सकती हैं, 24 घंटे काम कर सकती हैं, हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट सेफगार्ड्स रखे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि इस चीज से होगा क्या। इस चीज से होगा ये कि उनके लिए ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, जेंडर इक्वालिटी आएगी, इस तरीके की। और ये जो फिगर है ये आपको दिखा रहा है ओपन पिट माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग। इसमें क्या होता है कि आप कवर्ड नहीं है पूरी तरीके से, यू विल बी एक्सपोज टू एयर थ्रू सम ओपनिंग्स। ठीक है, तो वो ओपन कास्ट या ओपन पिट माइनिंग होती है, और अंडरग्राउंड माइंस में तो आप पूरा जमीन के अंदर चले जाते हैं, ठीक है ना, कट ऑफ हो जाते हैं आउटर एयर से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी फ्रेंड्स, जो कि मैंने कवर की थी आपकी 30 जनवरी 2019 करंट अफेयर्स की। ठीक है, छोटी मोटी न्यूज़ भी कवर कर लेता हूं जो आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जो आपके एनालिटिकल पर्सपेक्टिव्स को भी इन्हांस कर सके। बहुत ज़्यादा न्यूज़ मैं इसमें नहीं डालता हूं फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत लंबी और मैं बोरिंग नहीं करना चाहता हूं, बहुत क्रिस्प फॉर्मेट में चीज़ों को आपको बताना चाहता हूं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें, कमेंट्स के थ्रू बताएं आपको वीडियो कैसे लगी हो, जितना हो सके पढ़ते रहें फ्रेंड्स। गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।